दोस्तों नमस्कार। 200 से ज्यादा विधायकों की लिस्ट तो आपने दे दी, लेकिन अब आप अपना इस्तीफा देंगे तो ही तो राजभवन जारी करेगा कि अब शपथ ग्रहण समारोह हो। नहीं नहीं, हम अपना इस्तीफा पहले नहीं देंगे। आपको एक हाथ से पहले शपथ का न्योता देना होगा और उसके बाद दूसरे हाथ से हमारा इस्तीफा लेना होगा। लेकिन पहले आपको इस्तीफा देना होगा, प्रोटोकॉल तो यही कहता है। प्रोटोकॉल का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक हैं और विधायकों की संख्या बहुमत से बहुत ज्यादा है। तो राजभवन का पहला काम यही होता है और राज्यपाल की भूमिका यही होती है कि वह सीधे सीधे न्योता दे दे कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। ऐसे काम नहीं होता है। दरअसल उससे पहले जब कोई नई सरकार बन रही होती है तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री चले आ रहे होते हैं, चुनाव से पहले उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ता है। जी, यह एक छोटा सा संवाद है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच का है। राजभवन कल पहुंचे थे नीतीश कुमार। ऐसा नहीं है कि उनके पास इस्तीफा नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि इस्तीफा वो देने वाले नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि मीडिया में यूं ही खबर चल पड़ी कि दरअसल नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, अपना दावा पेश करेंगे और उसके बाद इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद राजभवन न्योता देगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, अपनी सरकार बनाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। और ऐसा क्या हो गया कि आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं, उनकी तरफ से भी वो प्रोटोकॉल बताना पड़ा। न्योता तभी दिया जाता है जब इस्तीफा आ जाए। और फिर ऐसा क्या हो गया कि एक हाथ इस्तीफा लेंगे तभी जब आप दूसरे हाथ न्योता देंगे तभी। तो क्या कोई अविश्वास की लकीर है जो राजभवन में कल घुमड़ रही थी? और राजभवन में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे क्या दिल्ली की उंगलियों पर या इशारों पर चलती हुई बिहार की भविष्य की राजनीति है? एक ऐसी राजनीति जिसके दायरे में इस वक्त नीतीश कुमार बीचों बीच में खड़े हुए हैं। एक ऐसी परिस्थिति जो सवाल दिल्ली को चौंका रही है और उसके सामने कोई समाधान नजर आ नहीं रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की पहचान अगर नीतीश कुमार के साथ जुड़ी है और इस चुनाव में भी अगर नीतीश के चेहरे को लेकर ही इतनी बड़ी तादाद में जनता दल यूनाइटेड के विधायक जीत गए या उनके इतने विधायक बन गए और बीजेपी को भी इसका लाभ हुआ और चुनाव प्रचार के वक्त नीतीश कुमार के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह हो, दोनों को चुनावी रैलियों में नारे लगाने पड़े, तो मैसेज बहुत साफ है। दिल्ली के भीतर बड़ा संकट यह है कि दरअसल जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार इस वक्त हैं, तो कौन सा ऑफर दिल्ली दे जिसके बाद नीतीश कुमार कहें ठीक है अब मैं पद छोड़ रहा हूं। लेकिन गारंटी कौन देगा कि जैसे ही पद छोड़ेंगे उसके बाद उन्हीं का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर होगा? क्योंकि विधायक दल की बैठक तो कल होनी है, यानी शपथ ग्रहण की तारीख तय है, शपथ ग्रहण का मैदान तय है, लेकिन शपथ ग्रहण कौन करेगा अभी यह तय नहीं है। नीतीश कुमार तो इतना हद तक चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेले गांधी मैदान में शपथ ले, उसके बाद बाकी शपथ ग्रहण राजभवन में हो, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के विधायक जो है वो मंत्री बने। उसमें सबसे बड़ी तादाद बीजेपी की होगी, दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड होगा, तीसरे और चौथे नंबर पर यानी दोनों मिलाकर अपने तौर पर चिराग पासवान की पार्टी होगी और चौथे नंबर पर जीतन राम मांझी और कुशवाहा बराबर के होंगे। यह एक सामान्य सी परिस्थिति है, सब कुछ तय है, लेकिन फिर वो कौन सी लकीर है जो दिल्ली को परेशान किए हुए है और आखिरी तौर पर अपने लिए नीतीश कुमार जो दिल्ली चाहती है कि कोई एग्जिट फार्मूला होना चाहिए, वो फार्मूला देने को तैयार नहीं है, वो प्लान बनाने को तैयार नहीं है। यानी नीतीश कुमार खुले तौर पर ये डर भी रहे हैं और चाह भी रहे हैं। चाह रहे हैं कि उन्हें पहले न्योता मिल जाए तब वो इस्तीफा देंगे,
डर ये रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे तो फिर जो न्योता मिलेगा वो किसी और के नाम तो नहीं होगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक में जो ज्यादातर विधायक किसके पक्ष में खड़े होंगे, यह भी सवाल है। जनता दल यूनाइटेड के तो 85 हैं, उससे ज्यादा तो 89 बीजेपी के हैं। वो सभी तो बीजेपी के नेता के पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में बड़ी भूमिका चिराग पासवान की भी होगी, उनकी पार्टी के विधायकों की होगी। वह तो हनुमान है दिल्ली के, तो ऐसे में वो किसके साथ खड़े होंगे यह भी कहने की जरूरत नहीं। अगला सवाल जीतन राम मांझी और कुशवाहा का होगा। ये दोनों जानते हैं कि अगर ये मैसेज बाहर गया कि वो नीतीश के खिलाफ हैं, तो फिर भविष्य की राजनीति उनकी बिहार में बीजेपी के भरोसे चल नहीं पाएगी, वो ठप हो जाएगी। और जीतन राम मांझी और कुशवाहा भी साथ खड़े हो जाएं, बीजेपी तो यह भी चाहेगी। और सब फार्मूला या प्लान इस तरीके से चलना चाहिए जिससे यह मैसेज खुले तौर पर जाए कि सब कुछ सहमति के साथ हुआ है। और सब कुछ सहमति बनेगी कैसे, यह भी एक सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार सहमत नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि स्पीकर पद बीजेपी के हाथ में चला जाए। बीजेपी कह रही है कि देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन स्पीकर पद आप हमें दे दीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति विधानसभा के भीतर कैसे चलेगी, हालांकि बड़ी संख्या हमारी है, लेकिन आने वाले वक्त में कौन जानता है क्या होगा। और कौन जानता है क्या होगा से अच्छा यह है कि हम जानते हैं क्या करना है। तो स्पीकर तो यह करेंगे, तो स्पीकर बीजेपी का होना चाहिए। नीतीश कुमार तैयार नहीं है। नहीं नहीं, स्पीकर तो हमारा रहेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही तो यह चुनाव लड़ा गया है। तो विधानसभा के भीतर भी बड़ी भूमिका किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की क्या होगी। विपक्ष के नेता के तौर पर वही तेजस्वी यादव हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है। तो फिर एक झटके में स्पीकर बदल कैसे दें, तो स्पीकर का पद नहीं देंगे। दूसरा पद गृह मंत्री का है। गृह मंत्रालय का प्रभार किसके पास होगा। जब बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, इलेक्शन से ठीक पहले जिस हालात में अलग अलग जगहों पर जो भी घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर उंगली तो उठी थी। और जंगल राज की परिकल्पना करते करते तेजस्वी भी जंगल राज का जिक्र करने लग गए थे। खुद चिराग पासवान जिक्र कर रहे थे कि देखिए, चीजों को संभालिए, ऐसे चीजें नहीं संभलती हैं। तो यहां पर सवाल गृह मंत्रालय का आ गया, वो किसके पास रहेगा। यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, स्पीकर कौन बनेगा, किस पार्टी के हिस्से में वो आएगा। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि कल का दिन बचा है। और इन सब के बीच आज सुबह जब चार्टर्ड दिल्ली से पटना आया और फिर पटना से दिल्ली वापस लौटा, तो उसमें जो सवार थे वो सीधे पहुंचे कहीं और नहीं, अमित शाह के घर पर। 11:30 बजे बैठक शुरू हुई। ललन सिंह और संजय झा उस चार्टर्ड में सवार थे जिनको दिल्ली से चार्टर्ड भेजकर दिल्ली बुलाया गया था। दोनों से पूछा गया, आपका एग्जिट प्लान क्या होगा नीतीश के बाद का। अब एग्जिट प्लान संजय झा और ललन सिंह बता सकते हैं क्या? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर यह मैसेज चला जाएगा कि इनके पास कोई एग्जिट प्लान है, तो फिर एंट्री का प्लान क्या होगा, यह भी सवाल है। और क्या वाकई इस बैठक के भीतर परिस्थिति एक ऐसी भी आई जहां पर जेपी नड्डा की भी मौजूदगी थी और वो बार बार हिंट महाराष्ट्र का दे रहे थे। और यह हर कोई जानता है कि इस वक्त समूची राजनीति, समूचा चुनाव किसी दूसरे शख्स से नहीं, अमित शाह ने संभाला है। वही अमित शाह जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को साधने का जिम्मा भी लिया था। और एक झटके में कैसे शिवसेना टूट गई किसी को पता ही नहीं चला। रात में टूटी और सुबह होते होते पता चला सारे विधायक उड़ के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। जी, यह बिल्कुल एक नई परिस्थितियों के बीच क्या यह चेतावनी नीतीश के लिए भी है, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी है। और अगर दिल्ली को ऐसा लगता है तो क्या वो ऐसा कदम उठा लेगी जहां पर महाराष्ट्र की तर्ज पर या शिवसेना की तर्ज पर जनता दल यूनाइटेड भी आकर खड़ी हो जाए। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि एग्जिट रूट, एग्जिट प्लान दिल्ली खोज रही है और पटना अपने तौर पर एंट्री प्लान के साथ साथ भविष्य की उस रणनीति को बनाने में जुटा है जिससे उसका हाल कम से कम महाराष्ट्र की शिवसेना जैसा ना हो जाए। हालांकि संयोग देखिए, आज ही बीजेपी की बैठक में शिवसेना के सांसद विधायक नहीं पहुंचे, नेतागण नहीं पहुंचे, एकनाथ शिंदे भी नहीं पहुंचे। यह महाराष्ट्र का हिस्सा है। यानी
क्षत्रपों के सामने तो मुश्किल होती है, तो क्या बिहार के भीतर यह परिस्थिति है? और अगर यह परिस्थिति है तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और कुशवाहा क्या करेंगे, इसको लेकर भी बीजेपी में कोई संशय की स्थिति है? ये सारे सवाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़े हो गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा चैप्टर भी है, तो दूसरा चैप्टर सुने उससे पहले हमें लगता है कि नीतीश के नाम पर कोई असहमति जताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एग्जिट प्लान तो होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं, जी नीतीश शपथ ले रहे हैं, कुशवाहा सामने आते हैं, जी नीतीश ही तो मुख्यमंत्री हो रहे हैं। बकवास वाला सवाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं रहेंगे तो बार बार हम बोल चुके हैं, और फाइनल है नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर आप लोग बिना मतलब का सवाल पूछते हैं। 20 तारीख को यहाँ शपथ होगी नीतीश कुमार जी के ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे, एनडीए भाजपा के नेता लोग आएंगे, सांसद आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे। तो जब इतना बड़ा ये उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह है, वह स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। नीतीश ही तो मुख्यमंत्री हो रहे हैं, लेकिन सवाल तो 3 बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली की परिस्थितियों के बीच हालात नहीं संभल रहे हैं, तो अब अमित शाह कल सीधे पटना पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से व्यवस्था की गई है, वो सीधे नीतीश कुमार के घर जाएंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। वह मुलाकात जो कई दिनों से नहीं हुई है, जो हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। अपने प्यादों के आसरे जो दिल्ली खेल खेल रही है, बिहार के चुनावी मैदान के बाद, चुनाव के बाद की परिस्थितियों को लेकर और सब कुछ अपने अनुकूल चाह रही है, उसमें किन्हें मंत्री बनाना है, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, सब कुछ तय है। लेकिन जो बातें अटकी हुई है उसमें दिल्ली को यह भरोसा था कि दरअसल राजभवन पहुंचेंगे तो वहां पर राज्यपाल माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, आरिफ मोहम्मद खान साहब, और उनके ज्ञान के आगे नीतीश कहां राजनीति साध पाएंगे, यह हर कोई दिल्ली में मानकर चल रहा था। लेकिन नीतीश राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना अतीत अगर गौरवमय देखा है तो भविष्य एग्जिट प्लान का वो बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऑफर यह भी आ गया, अगर नीतीश इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह वाकई विधायक तय करेंगे। और जाहिर है जब विधायक तय कर रहे होंगे तो नीतीश का नाम नहीं होगा, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर रखा जा सकता है। इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। बेटा आ रहा है, क्योंकि हर कोई तो अपने परिवार को लेकर आ रहा है। जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री बन जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी मंत्री बन जाएगी, तो हर कोई जब इस डिजाइन में चल पड़ा है तो इसमें फिर मुश्किल क्या है? लेकिन यह कोई समझ नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने परिवार को राजनीति में कभी नहीं घसीटा, राजनीति से हमेशा दूर रखा। यहां तक कि मुख्यमंत्री निवास में उनकी पत्नी भी नहीं रहती थी। जब वो जीवित थी उस वक्त भी वो अलग रहती थी, वो प्रोफेशनल टीचर के तौर पर थी, शिक्षिका थी। लेकिन इन सब के बीच निशांत भी उनके साथ नहीं रहे, यानी पिता के साथ मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहे। और जब नीतीश कुमार ने बिहार के नाम संदेश जारी किया तो उसमें खुले तौर पर एक लाइन कही थी कि मैंने इस बरसों में 20 बरस से मुख्यमंत्री हो, लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। तो यह कैसे संभव है कि जब यह ऑफर चलकर आया दिल्ली से कि नीतीश कुमार हट जाएं और उनका बेटा डिप्टी सीएम हो जाएगा, तो नीतीश कुमार इसे मान लेंगे? नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के शिष्य के तौर पर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जब तक थे तब तक रमानाथ ठाकुर को उन्होंने राजनीति में आने नहीं दिया। यहां तक कि बकायदा उनकी पार्टी के नेताओं ने नाम रखा था रमानाथ ठाकुर का कि इनको टिकट दे दिया जाए, तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कैसे दे दें, बेटा है मेरा, बेटे को आगे करेंगे। जाहिर है इसके लिए बड़ी नैतिक ताकत चाहिए, और यह ताकत अगर कर्पूरी ठाकुर के पास थी तो इसी ताकत के आसरे नीतीश कुमार अगर डटे हुए हैं, वो राजभवन हो या दिल्ली के सामने जो भी बिसात बिछ रही हो उसके सामने खड़े होने की ताकत हो। इन सब से हटकर वो जिस तरीके से अपनी बातों का जिक्र अब नीतीश कुमार कर रहे हैं, दिल्ली के भीतर बेचैनी है। इसीलिए कल गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे
पटना पहुंचने से पहले उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनसे कहा कि देखिए आप मुख्य पर्यवेक्षक हैं, आप मुझसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ 2 और पर्यवेक्षकों को लगा दिया, जिसको सह पर्यवेक्षक आप कह सकते हैं। उसमें एक मेघवाल साहब यानी देश के कानून मंत्री, और दूसरी साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये 3 लोग पर्यवेक्षक के तौर पर हेड केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अब ये तीनों को कल पहले पटना पहुंच जाना है, उसके बाद अमित शाह की एंट्री होगी। ये तमाम पर्यवेक्षक विधायकों से मिलेंगे। जाहिर है विधायकों से मिलने की कतार में ये हर पॉलिटिकल पार्टी के विधायकों से मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अब आपके जहन में सवाल एक बार फिर होगा, तो क्या कल कुछ घटनाक्रम बदल सकते हैं? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे मान लीजिए, लेकिन एग्जिट प्लान अगर नहीं है, स्पीकर का पद अगर नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्रालय अगर नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, तो इसका मतलब नीतीश कुमार को जो लोग समझ रहे थे राजनीति में वह साध लेंगे, उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई। और यह मुश्किल तब और खड़ी हो गई जब आज नीतीश कुमार घर से निकले तो सीधे गांधी मैदान चले गए। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं कहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़े भव्य है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं, जिक्र बीजेपी के नेता बार बार कर रहे हैं, राज्यपाल ने भी कहा प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो जरा देख तो आए। वो पहुंचे गांधी मैदान। बहुत देर तक नीतीश कुमार गांधी मैदान में नहीं रहे, लेकिन इस वक्त उनके साथ बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं था जो प्रभावित करे उनकी बात को, या फिर वो जो कह रहे हैं उसको दिल्ली तक पहुंचा डाले। जी नहीं। और जनता दल यूनाइटेड का भी कोई नेता उनके साथ ऐसा नहीं था जो दिल्ली के इशारे पर इस दौर में चल रहा हो और जो नीतीश कह रहे हैं उसको दिल्ली तक पहुंचा दे। नीतीश अधिकारियों के साथ थे, पार्टी के चंद कार्यकर्ता, कुछ नेता भी साथ में थे। पूरा का पूरा काफिला गांधी मैदान पहुंचा था, जो तस्वीर आपने देखी। लेकिन उनका वहां पर कहना था, जो साथ थे, अच्छा यहीं से शपथ लेके प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। तो उनमें से किसी ने कहा कि देखिए बहुत सारे मंत्री शपथ लेंगे, पूरी लिस्ट। बोले नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, पहले तो हम यहीं से शपथ लेंगे ना। अच्छा है, पूरी भव्यता के साथ चीजें बनाई जा रही है। किसी ने कहा इसमें प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री भी कई आ सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम यहीं से लेंगे ना। और इन सब के बीच लिस्ट निकलनी शुरू हो गई। बीजेपी के 15 मंत्री रहेंगे, जनता दल यूनाइटेड के 14 मंत्री रहेंगे, एलजेपी के यानी चिराग पासवान के 3 मंत्री रहेंगे, एचएम यानी जीतन राम मांझी के 1 मंत्री रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के 1 मंत्री रहेंगे, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी मंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी श्रीलता जो पहली बार विधायक बनी है वह भी मंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम भी होगा। डिप्टी सीएम में हो सकता है मंगल पांडे का नाम उभर कर सामने आ रहा है, विजय सिन्हा का नाम कट रहा है। अपर कास्ट के व्यक्ति को बनाना है तो विजय सिन्हा के बदले मंगल पांडे को ले आइए, क्योंकि लखीसराय में जो हुआ उसके बाद लगा मंगल पांडे और वो संघ के भी पसंदीदा है, तो मंगल पांडे को डिप्टी सीएम बना दीजिए। सम्राट चौधरी बड़े लोकप्रिय हो गए हैं दोनों दृष्टि से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से, तो वह भी बन जाएंगे। और एक पूरी लिस्ट है कि कौन कौन बनेगा। इसके अलावा नितिन नवीन बनेंगे बीजेपी की तरफ से, जो जिक्र हो रहा है गांधी मैदान के भीतर, उसमें रामकृपाल यादव भी बन जाएंगे, जो एक वक्त लालू यादव की पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में है। रजनीश कुमार भी बन जाएंगे। और जनता दल यूनाइटेड की भी पूरी लिस्ट है, उसमें है संतोष निराला बन जाएंगे, महेश्वर हजारी बन जाएंगे, श्रवण कुमार बन जाएंगे, जमा खान बन जाएंगे, जयंत राज बन जाएंगे, विजेंद्र यादव बन जाएंगे, विजय चौधरी बन जाएंगे, कि लेसी सिंह भी बन जाएंगी और अशोक चौधरी भी बन जाएंगे। और इस तरीके से नाम तक, अच्छा वो ठीक है, लेकिन शपथ यहां से हम ही लेंगे। और एक पूरा निरीक्षण किया, अच्छा काम तेजी के साथ चल रहा है, सब हो रहा है, उसके बाद वो वापस आ गए। यानी निशाना कहां लगाना है, निगाहों में क्या बसा हुआ है, सब कुछ नीतीश कुमार के सामने क्लियर है। और दिल्ली जिस रास्ते चल रही है, दिल्ली जो सोच रही है, उसके लिए अब अमित शाह को कल पटना पहुंचकर सीधे
नीतीश कुमार से मिलना, परखना, समझना और अपनी तमाम चालों को चलना भी है। इन सब के बीच पटना में एक और घटनाक्रम हुआ। वो था प्रशांत किशोर का सामने आना, और उन्होंने सब कुछ अपने हिस्से में ले लिया। मैं ही जिम्मेदार हूं जो मैं सफल नहीं हो पाया। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है, जनता ने हम लोगों पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। कम से कम अभी और अगले 5 बरस तक तो प्रशांत किशोर की मौजूदगी एक औपचारिकता भर है। इसीलिए दोबारा लौट चलिए उस परिस्थिति में जहां पर बड़ा सवाल यह है, आखिर बीजेपी को स्पीकर का पद क्यों चाहिए? आखिर बीजेपी को होम मिनिस्ट्री क्यों चाहिए? आखिर बीजेपी को नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्यों चाहिए? आखिर क्यों ललन सिंह और संजय झा कोई एग्जिट प्लान बना पाने की स्थिति में नहीं है? आखिर क्यों स्पीकर पद को लेकर नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी ही बीजेपी की निगाहों में होगी, क्योंकि आरजेडी की जान बहुत कम बची है। 25 विधायक हैं और फिर उनके विधायकों को कोई तोड़ दे, इससे क्या लाभ होगा? उसकी मौजूदगी तो लोकतंत्र की जय जयकार है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जो जीतन राम मांझी हैं, जो कुशवाहा है, जो चिराग पासवान हैं, वो कहीं भटके नहीं, और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड कहीं छिटके नहीं उनके बगैर। और बीजेपी की एकजुटता के साथ किस तरीके से बिहार में अब गृह मंत्रालय के जरिए कहां कौन सी कार्रवाई किस तरीके से करनी है, इस पर भी अपनी निगाह टिकाए रखिए, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति को अब अगर अपनी हथेली से चलाना है तो विधानसभा के भीतर और बाहर यही 2 पद सबसे महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के बाद। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो कुछ ऐसा कदम ना उठा डालें, इसीलिए एग्जिट प्लान पहले चाहिए। तो ये 3 परिस्थितियों के बीच कल का दिन वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, जब अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से होगी। और इन 3 फैसलों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति ठिठक के साथ नीतीश कुमार के भीतर की उस राजनीति को देख भी रही है, जो इससे पहले ना तो महाराष्ट्र में कोई साध पाया और ना ही दूसरे छत्रप समझ पाए, जो नीतीश कुमार समझ चुके हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका क्या मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के साथ खत्म मान ली जाए, या फिर एक नए तरीके की राजनीति को नीतीश कुमार बिहार के भीतर जन्म दे सकते हैं? सवाल इसका भी है, और इस पर फुल स्टॉप दिल्ली लगाना चाहती है। बस एक तरफ क्वेश्चन मार्क है, दूसरी तरफ फुल स्टॉप है। और बिहार की राजनीति में कल की मुलाकात भी बड़ी मायने रखती है, क्योंकि परसों शपथ ग्रहण है, गांधी मैदान तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।